फाइनली टिकट ले लिया। ये देखिए ये कुछ टूरिस्ट एंट्रेंस पास हमें दे दिया गया है। देखिए ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दरबार स्क्वायर की। ये मेन एंट्री पॉइंट है दरबार स्क्वायर का और ये जगह है जहाँ से कुमारी माता जी दर्शन देती है। अभी इन्होंने हमें दर्शन दिए है कुमारी माता जी ने। और ये देखिए ये दरबार स्क्वायर का अंदर का व्यू। हम दरबार स्क्वायर के अंदर आ चुके हैं और ये देखिए सारा लकड़ी और ईंट पत्थर से बना हुआ है। नया राजा बनाना होता है तो इसी जगह पे इस सिंहासन को रख के ये सारा बनाते हैं। तो अभी हम आगे चलते हुए काल भैरव जी की मूर्ति के पास पहुंच चुके हैं। एक ऐसे मंदिर में पहुंचे हैं जो कि नेपाल का सबसे पुराना मंदिर है। एक बहुत ही पुराना जो गाना है देवानंद जी का दम मारो दम, उसकी भी शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं हूँ नेपाल में, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। और काठमांडू में मैं इस वक्त जो हूँ वो हूँ थामिल में। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये मेरा होटल है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और ये मेन जो स्ट्रीट है थामिल की वॉकिंग स्ट्रीट, वहीं पे हूँ मैं। और यहाँ से आज चल के हम आगे जाएंगे दरबार स्क्वायर और आपको दरबार स्क्वायर दिखाएंगे और मार्केट जो है नेपाल की थामिल की वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं आगे, तो आपको मार्केट वगैरह दिखाते हैं। बाद में जो भी दरबार स्क्वायर चलेंगे तो वहाँ का भी आपको दिखाएंगे। तो अभी ये जो थामिल की मेन स्ट्रीट है वहाँ पे हम चलते जा रहे हैं। यहाँ पे सभी बड़े होटल रेस्टोरेंट वगैरह है और अभी सुबह का टाइम है, कोई 10 बज रहे हैं और शॉप्स वगैरह अभी खुल रही है सारी। यहाँ पे आपको ये कपड़े वगैरह की सिविनियर शॉप्स वगैरह सब कुछ मिलेंगी आपको। और यहाँ पे सभी डांस क्लब्स सब कुछ यहीं पे है। थामिल ये मेन जो मार्केट है यहाँ पे आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। और फिलहाल हम जा रहे हैं दरबार स्क्वायर और दरबार स्क्वायर जो है मेरे होटल से थोड़ा 20 मिनट की वॉक पे है। तो चलते हैं आगे और आपको दरबार स्क्वायर और ये मार्केट दिखाते हैं। तो फाइनली हम चलते जा रहे हैं अपने होटल से दरबार स्क्वायर की ओर। और ये जो एरिया है ये मेन टूरिस्टिक एरिया है। यहाँ पे आपको बाहर के विदेशी पर्यटक बहुत सारे मिलेंगे, इंडियन भी बहुत सारे मिलेंगे। और बाकी यहाँ पे माउंटेन बाइक से मिल सकते हैं, ये आप रेंट कर सकते हैं। ये देखिए बाइक लेके भी आप पूरा नेपाल घूम सकते हैं। बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है अभी धीरे धीरे खुल रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है और क्योंकि ये सारा पार्टी एरिया है तो लेट नाइट तक चलता रहता है और सुबह थोड़ा लेट खुलता है। तो ये देखिए सारी यहाँ पे शॉप है, ये मेन स्क्वायर है यहाँ का। और चलते आगे। बाकी ये जो मेन थामिल एरिया है जहाँ पे हमारा होटल है, तो यहाँ पे ये है कि अगर आप कहीं दूर होटल लेंगे तो वहाँ से आपको चल के या कुछ टैक्सी वगैरह करके या कुछ करके आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मेन पे होटल लेने का ये फ़ायदा है कि आप होटल से निकले और मेन मार्केट है और आप इंजॉय कर सकते हैं। आपको दूर से कहीं आना नहीं पड़ेगा, आपको जो टैक्सी वैक्सी का रेंट नहीं देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे नेपाल में चलते हुए आपको रास्ते मंदिर बहुत मिलेंगे। हर थोड़ी दूरी की आगे आपको मंदिर कोई ना कोई दिख जाए। देखिए यहाँ मैं चल रहा हूँ आगे दरबार के रास्ते में, यहाँ पे मंदिर है। ये देखिए जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि यहाँ पे आपको हर जगह मंदिर कोई ना कोई दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ मंदिर है और ये एक मंदिर है। आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पे ऐसे मंदिर छोटे और बड़े दिख जाएंगे। तो फाइनली दरबार स्क्वायर के रास्ते पे चलते हुए हम दरबार स्क्वायर के पास पहुँच चुके हैं। और ये देखिए ये जो है ये दरबार स्क्वायर का मेन एंट्री है। ये सामने लॉयन वगैरह बना हुआ काफ़ी पुराना है। और ये देखिए ये ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। देखिए काफ़ी साल, हज़ारों साल पुराना स्ट्रक्चर है। ये देखिए जो बना हुआ है। और ये सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे पुरानी बनी हुई हैं और काफ़ी साल पुरानी है ये लोग। तो देखिए इसमें काफ़ी अच्छा कारीगरी की हुई है खिड़कियों पे। और ये देखिए काफ़ी ऊंचा है। चलते अब आगे और आगे चल के हमें इसके लिए टिकट वगैरह लेनी पड़ेगी। तो टिकट पहले तो मैंने किसी के ब्लॉग में देखा था कि टिकट 150 थी, लेकिन अब इन्होंने टिकट जो है 500 कर दी है। तो चलते अब आगे और आगे चल के टिकट वगैरह लेते हैं और आपको दिखाते हैं। टिकट काउंटर पे जा रहे हैं और यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है, राहुल भाई थोड़ा साइड को ना। तो देखिए सार्क और इंडियन नेशनैलिटी के लिए 500 का टिकट है और बाकी जो अदर कंट्रीज़ है उनके लिए टिकट जो है 1000 का। पहले ये टिकट था 150 का, लेकिन अब इन्होंने बढ़ा के टिकट जो है कर दिया 500 का। तो फाइनली टिकट ले लिया। ये देखिए ये कुछ टूरिस्ट एंट्रेंस पास हमें दे दिया गया है, गले में डाल लीजिए। और ये टिकट है जो मिली है और हमें बता दिया गया है इसमें कि आपको जो जो प्लेसेस आप इन पास से विज़िट कर सकते हैं। बाकी ये देखिए फर्स्ट व्यू है दरबार स्क्वायर का। हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे बाहर ये सारी शॉप्स वगैरह लगी हुई हैं कि जो आप घर पे डेकोरेशन आइटम्स वगैरह ऐसी चीज़ों की सभी शॉप्स हैं।
ये देखिए अभी हम आए हैं दरबार स्क्वायर में, और ये फर्स्ट इम्प्रेशन दरबार स्क्वायर का। और ये देखिए ये सभी यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स हैं। और ये देखिए ये जो 2015 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, उसमें ये बिल्डिंग्स को काफ़ी नुकसान हुआ था। और ये देखिए ये सारे इन्होंने कितनी दरारें आई हुई हैं इस बिल्डिंग में। और इसके साथ साथ इन्होंने इसको लगा के सारा लकड़ी वगैरह का लगा के इन्होंने सारा इसको रिस्टोर किया हुआ है। तो चलते हैं आगे। और ये देखिए ये सब डेकोरेशन आइटम्स वगैरह यहाँ पे आपको दरबार स्क्वायर के बाहर मिल जाएंगी। ये देखिए कुछ भी आप ले सकते हैं। और ये यहाँ पे एक नहीं काफ़ी लाइन में, ये देखिए सारी लाइन में शॉप्स ऐसे काफ़ी दूर तक लगी हुई हैं। इस पर आप कुछ भी अपनी डेकोरेशन आइटम्स और कुछ भी चीज़ें जो हैं अपने घर के लिए ले सकते हैं। बाकी चलते हैं आगे और आगे का आपको दिखाते हैं, और आगे चल के इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी आपसे शेयर करेंगे दरबार स्क्वायर की। तो जैसा कि हम दरबार स्क्वायर के अंदर पहुंच चुके हैं, और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं सारा दरबार स्क्वायर का एरिया है। और चलते हैं आगे दरबार स्क्वायर में, तो इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं और कोशिश करेंगे कि कोई एक गाइड कर ले, क्योंकि गाइड से हमें पूरी नॉलेज मिलेगी। वो हमें पूरी अच्छी तरह हर चीज़ एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस चीज़ का क्या इतिहास है, और हर चीज़ के बारे में हमें अच्छी तरह बताएंगे। तो आगे कोई गाइड देखते हैं तो वो हमें पूरा इतिहास इस जगह का बताएंगे। वो पीछे वाली वो ऊंची वाली जो मंदिर आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वही पुरानी वाली दरबार हैं। 1770 यानी कि 18वीं सदी में बनी हुई, नेपाल देश के एकीकरण के बाद बनी हुई, शाह वंश के एक राजा ने बना। तो अभी आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये कुमारी माता मंदिर है। यहाँ पे एक कुमारी लड़की को माता के रूप में रखा है। और चलते हैं अंदर, और आपको तो चलते हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ पे कुमारी माता मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर माता का जो कुमारी लड़कियाँ का सिलेक्शन क्यों किया जाता है। और ये जो मेन एंट्री पॉइंट है कुमारी माता मंदिर का, और ये चल रहे हैं मंदिर के अंदर। हाँ जी, ये मेन एंट्री पॉइंट है, और अंदर चलते हैं। और यस, ये कुमारी माता वहाँ ऊपर रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो 20 वाली खिड़की से दर्शन देंगे, और जब दर्शन दे रहे होते हैं तो उनका फ़ोटो खींचना मना है। और फेस्टिवल के टाइम में वो बाहर जाते हैं, बाहर जब जाते हैं तो उनका फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन जब वो उनके मंदिर के अंदर में रहते हैं तो फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि हम आप लोगों का मनोकांक्षा भी पूरी हो जाती है। इसलिए विश्व के भिन्न भिन्न देश से यहाँ पर आकर के कुमारी माता के भी दर्शन कर लेते हैं। और ये जगह है जहाँ से कुमारी माता जी दर्शन देती है। अभी इन्होंने हमें दर्शन दिए है कुमारी माता जी ने। तो कुमारी माता जी के दर्शन करने के बाद अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं, और आपको आगे का प्रोसीजर बताते हैं कि किस तरह कुमारी माता जी का सिलेक्शन होता है। गाइड जी से पूछते हैं कि कुमारी माता जी का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जी सर। तो अभी अंदर जाकर के हम हमारी माता का दर्शन किया। एक छोटी सी बच्ची है और उनको माता के रूप में सिलेक्शन किया हुआ। और जब एक छोटी सी बच्ची को माता के रूप में सिलेक्शन करना होता है तो सबसे पहले 3-4 साल की सभी बच्चियों को एकत्रित करते हैं, और उन सभी बच्चियां एक जाति है जिसका नाम है शाक्य जाति का ही होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि शाक्य जाति बुद्ध धर्म को बिलोंग करती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुमारी माता बुद्ध धर्म के परिवार से आते हैं, और जब माता बन जाते हैं तो किसी भी धर्म के माता बन जाते हैं। तो सबसे पहले 3-4 साल की सभी बच्चियों को एक अंधेरे कमरे में डाला जाता है। अंधेरे कमरे के बाहर में पुजारी पूजा आराधना शुरू करती है। पूजा आराधना के टाइम में पशु बलि भी होती है। बहुत से लोग भिन्न भिन्न देव देवियों के मुखौटे पहन करके डांस भी परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद मंत्रोच्चारण होती है। बड़ी बड़ी ट्रेडिशनल ड्रम से बजाए जाते हैं, और इस तरह की पूजा आराधना 3 से 4 घंटे तक लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी 3-4 साल की बच्चियाँ अंधेरे कमरे के अंदर में 3 से 4 घंटे तक, अधिकांश बच्चियाँ डर जाती हैं, रोने धोने लगती हैं और चिल्लाने लगते हैं। और पूजा आराधना ख़त्म हो जाने के बाद सभी बच्चियों को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाला जाने के बाद पुजारी एक बच्ची को सेलेक्ट कर लेते हैं जो अंधेरे में रहने से नहीं डरी, लहूलुहान फर्श देखने से नहीं डरी, डरावनी आवाज़ सुनने से नहीं डरी। एक निडर बच्ची कुमारी माता होने के लिए योग्य हो जाती है। तो जैसा कि हमने कुमारी माता मंदिर जी के दर्शन कर लिए हैं, और मंदिर के बाहर आके हमने आपको अपने जो गाइड साहब हैं उनके पूरा प्रोसीजर बता दिया कि कैसे जो माता जी का सिलेक्शन होता है। और आगे चलते हैं, और अभी चलते हुए हम ये वाइट बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुके हैं, और इसको गद्दी दर्शन कहते हैं, और ये यूरोपियन आर्किटेक्ट बना हुआ है। और बाकी के बारे में हम अपने गाइड साहब से पूछते हैं कि
बिल्डिंग के बारे में हमें कुछ बताइए। और इस तरफ ये जो सफ़ेद बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, ये 1908 एडी में बनी हुई थी। और आप लोगों को क्या होगा कि ये पूरे डिफरेंट आर्किटेक्चर हैं, यूरोपियन आर्किटेक्चर हैं। तो नेपाल देश के एकीकरण के बाद 18वीं सदी से शाह वंश के राजाओं ने शासन करना शुरू किया और 1903 में जाकर के दरबार के एक आदमी, चालाक आदमी पावर में आकर के प्रधानमंत्री बन गए। और इस तरह का प्रधानमंत्री का शासनकाल 100 चला और इस शासनकाल को राणा शासन बोलते हैं। और वही राणा शासन का एक प्रधानमंत्री बहुत बार इंग्लैंड विलायत जाया करता था और वहाँ के आर्किटेक्चर से प्रभावित होकर के उन्होंने एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर यानी कि यूरोपियन आर्किटेक्चर भी बना ली। और इस तरफ का ये सफ़ेद सा बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, इसको गद्दी बैठक बोलते हैं। पूरे आर्किटेक्चर यूरोपियन आर्किटेक्चर में बनी हुई है 1908 एडी में। और ये सफ़ेद वाली बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सा पुरानी वाली मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल यानी कि पुरानी वाली संसद बैठक भवन हुआ करती थी। अंदर जाके देखिए। अभी जो गाइड साहब ने आपको वाइट बिल्डिंग के बारे में बताया है, अभी हम उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके सारा उस बिल्डिंग का देखेंगे कि अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है और गाइड साहब इस बिल्डिंग के बारे में हमें और क्या क्या बताते हैं। ये देखिए, ये मेन एंट्रेंस है वे टू गद्दी बैठक और जा रहे हैं आगे अंदर। और ये मेन एंट्रेंस है गद्दी बैठक की और जा रहे हैं गद्दी बैठक के अंदर। ये देखिए, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ेगा गद्दी बैठक की ओर। और चलते हैं ऊपर और गद्दी बैठक के बारे में आपको आगे बताते हैं। संसद भवन, मीटिंग हॉल या कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ। तो 17वीं सदी के मध्य तक नेपाल 24 से ज़्यादा छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे। और उस समय काठमांडू और पोखरा के बीच में एक छोटे से राज्य हुआ करता था गोरखा नाम के, जहाँ पर शाह वंश के राजाओं ने राज किया करता था। और उसी शाह वंश के एक राजा जिनका नाम है पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने ही नेपाल देश का एकीकरण किया था। इस तरह 18वीं सदी के बाद नेपाल एक राष्ट्र बना। तो अभी गद्दी बैठक के दर्शन करने के बाद और नीचे म्यूज़ियम देखने के बाद अब हम आगे जा रहे हैं। आगे एक बहुत ही बढ़िया शिव जी का मंदिर है, उसको श्वेत भैरव जी कहते हैं। चलते हैं आगे मंदिर में। अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं श्वेत भैरव जी के, जो कि शिव जी भगवान के अनेक रूपों में से एक है। ये देखिए, ये जो खिड़की है, ये देखिए यहाँ से नीचे, पहले मैं आपको नीचे का दिखाता हूँ। और ये देखिए के अंदर में बहुत बड़ी चेहरे वाली भगवान, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन ये बहुत बड़े श्वेत भैरव जी की मूर्ति है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि अभी आपको हमने श्वेत भैरव जी के दर्शन करवा दिए हैं, अब हम दरबार के अंदर जा रहे हैं और दरबार के बाहर एक बहुत ही बड़ी हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, उसके आपको दर्शन करवाते हैं और अंदर चलते हैं दरबार के। और दरबार के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे कि आपको पहले मैं बैक कैमरा से दरबार का बाहर का व्यू बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसके कारण काफ़ी बिल्डिंगें जो पुरानी है वो यहाँ पे मतलब ख़राब हो गई थी। अब इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पहले आपको बैक कैमरा से वो दिखाता हूँ, फिर अंदर चलेंगे और आपको इसका इतिहास बताएंगे। ये देखिए, ये मेरे सामने जो देख रहे हैं ये सारा दरबार का ही एरिया है और दरबार की बिल्डिंग ये देखिए काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जो पहले अर्थक्वेक से बचाव से। इसको भी ये देखिए बचाया जा रहा है अलग अलग लगा के। और चलते हैं आगे और अपने गाइड साहब से पूछते हैं कि इस मंदिर का और हनुमान जी की मूर्ति का क्या इतिहास है। तो यहाँ की ये पूरे क्षेत्र को हम लोग हनुमान ढोका दरबार ईश्वर बोलते हैं। नेपाली लैंग्वेज में ढोका का मतलब होता है कि प्रवेश द्वार। और यहाँ आगे में हनुमान जी की मूर्ति है और हनुमान जी की मूर्ति के बगल में ही दरबार के प्रवेश द्वार हैं। इस तरह हम नेपाली लोग हनुमान ढोका दरबार ईश्वर बोलते हैं। और ये हनुमान जी की मूर्ति मल्ला राजवंश के एक राजा, बहुत ही प्रतापी राजा था, प्रताप मल्ला नाम के, उन्होंने ही स्थापना की थी। उसके बाद ये क्षेत्र हनुमान ढोका दरबार ईश्वर के नाम से प्रख्यात हुई। ये आप मूर्ति वह कितनी पुरानी है? ये 15वीं सदी का। अच्छा, ये 15वीं सदी की मूर्ति है। ठीक है। तो अभी हम चलते हुए दरबार स्क्वायर के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए मेन एंट्री दरबार स्क्वायर की और इसके अंदर जा रहे हैं हम दरबार स्क्वायर के। यहाँ पे भी टिकट दिखाएंगे अपना, जो टिकट हमने मेन से परचेज़ किया था 500 नेपाली का,
तो उसी टिकट में ये सब कुछ इंक्लूडेड है। जा रहे हैं अंदर अंदर अपने गाइड साहब से पूछते हैं कि क्या इतिहास है इसका और वो क्या बताते हैं इसके बारे में। इस द्वार से अंदर आते ही आप लोगों को नरसिम्हा जी की मूर्ति नज़र आएंगे। नरसिम्हा जी आप लोग जानते हैं भगवान विष्णु के एक अवतार। और दरबार के प्रवेश द्वार में जो खड़े हैं दो लोग, वो नेपाल के सैनिक हैं। नेपाल के सैनिक गोरखा सैनिक के नाम से प्रख्यात हैं और आप लोगों के यहाँ भी गोरखा रेजिमेंट है। और वहाँ के वो दो सैनिक जो पहने हैं ड्रेस, वो अभी का मॉडर्न, और यहाँ पर ये सैनिक जो पहने हैं ड्रेस, ये ट्रेडिशनल पुरानी वाली ड्रेस है। नेपाल देश के एकीकरण के समय में नेपाल के सभी गोरखा सैनिक इसी तरह का ड्रेस पहनते थे। और ये देखिए दरबार स्क्वायर का अंदर का व्यू। हम दरबार स्क्वायर के अंदर आ चुके हैं और ये देखिए सारा लकड़ी और ईंट पत्थर से बना हुआ है। ये देखिए सारा ही पुराना स्ट्रक्चर है पूरा ऊपर तक, ये देखिए। और ये दरबार स्क्वायर का अंदर है, हम इस वक्त घूम रहे। और ये देखिए ये जो इधर पुराना नुकसान हुआ था ट्रक से, भूचाल से, उसको अभी रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही पुरानी ये बिल्डिंग है। ये देखिए पूरा पुराना स्ट्रक्चर है, लकड़ी का बना हुआ। ज़्यादा काम मेरे को यार लकड़ी का ही दिख रहा है, बहुत ऊंचा बड़ा स्ट्रक्चर है। ये देखिए, चलते अब आगे अपने गाइड साहब से पूछते हैं कि इसके इतिहास। ये पुरानी वाली दरबार जिसको बसंतपुर दरबार के नाम से जाने जाते हैं, और ये 1770 यानी कि 18वीं सदी में नेपाल देश के एकीकरण के बाद बनी हुई है। और ये पूरे दरबार लकड़ी और ईंटे के बनाया हुआ है। और पुराने ज़माने में हर पुराने घर लकड़ी और ईंटे का ही बनाया हुआ होता था। इसीलिए काठमांडू का अर्थ होता है कि लकड़ी का शहर। काठ का मतलब लकड़ी और मांडू का मतलब शहर। और इस दरबार के ऊपर में जितने भी कार्विंग्स, जितने भी काष्ठ कला देख रहे हैं, ये सभी हाथों से ही बनाया हुआ है। और उस तरह के खिड़की के जो डिज़ाइन है, ये भी पुरानी वाली ट्रेडिशनल डिज़ाइन है। इस तरह का खिड़की का स्पेशलिटी ये है कि अंदर से बाहर बहुत क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिखाई देती। और इस तरह का जो खिड़की है, ये एयर कंडीशन के रूप में भी काम करती है। बाहर के जो हवा होती है, वो छोटे छोटे छेदों से जब अंदर जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको इसके इतिहास के बारे में बताया, और ये देखिए मेरे सामने जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये राजा जी का सिंहासन है। और इस राजा जी के सिंहासन के साथ ही ये उनके बच्चों का और राजा और राजकुमारी का भी आके सिंहासन है। और वीडियो में पता नहीं यार दिख पा रहा होगा कि नहीं, क्योंकि आगे मिरर लगा हुआ है। और ये देखिए ये यहाँ पे एक और सिंहासन है यहाँ पे, और ये राजा जी की फ़ोटो भी है यहाँ पे। और इसी सिंहासन को, ये जो मेरे सामने आप ये मेन स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ पे रखते हैं जब भी राजा की ताजपोशी होती है या राजा को नया राजा बनाना होता है, तो इसी जगह पे इस सिंहासन को रख के ये सारा बनाते हैं, राजा बनाते हैं। तो अभी हम गैलरी से अंदर आ चुके हैं, गैलरी के। और यहाँ पे ये देखिए पहला गैलरी के अंदर का व्यू है। यहाँ पे भी पुराना स्टाइल सारा बना हुआ है। देखिए खिड़कियाँ वगैरह जो हमारे गाइड साहब ने पहले बताया था, इनका फंक्शन ये अंदर से साफ़ दिखता है और बाहर से नहीं दिखता, और हवा का भी इसी टाइप ये काम करते हैं। ये गैलरी के अंदर का सारा ये दृश्य है। और इस गैलरी के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो कुछ पुराने, ये जब भूकंप आया था तो तब जो नुकसान हुआ तो उनसे जो चीज़ें हैं पुरानी, वो हमें इस गैलरी में देखने के लिए मिलेंगी। और चलते आगे और अपने गाइड साहब से पूछते हैं कि हमें यहाँ पे वो क्या क्या दिखा रहे हैं। तो अभी दरबार के बाहर का मैंने आपको दिखा दिया और इतिहास भी पूरा बता दिया है। और अब हम दरबार के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वे टू गैलरी। ये देखिए गैलरी की तरफ रास्ता जा रहा है। तो गैलरी के हम अंदर जाएंगे और अंदर चल के अपने गाइड साहब से पूछेंगे इतिहास। तो अभी हम गैलरी से अंदर आ चुके हैं, गैलरी के। और यहाँ पे ये देखिए पहला गैलरी के अंदर का व्यू है। यहाँ पे भी पुराना स्टाइल सारा बना हुआ है। देखिए खिड़कियाँ वगैरह जो हमारे गाइड साहब ने पहले बताया था, इनका फंक्शन ये अंदर से साफ़ दिखता है और बाहर से नहीं दिखता, और हवा का भी इसी टाइप ये काम करते हैं। ये गैलरी के अंदर का सारा ये दृश्य है। और इस गैलरी के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो कुछ पुराने, ये जब भूकंप आया था तो तब जो नुकसान हुआ तो उनसे जो चीज़ें हैं पुरानी, वो हमें इस गैलरी में देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पर नृत्य हुआ करता था। हर साल एक बार यहाँ के लोकल लोग बहुत से भिन्न भिन्न देव देवियों के मुखौटे पहन करके नृत्य प्रस्तुत करते थे। और वो ऊपर के बड़ी वाली खिड़की से राजा महारानी और उनके परिवार नृत्य को देखा करता था, नृत्य को एंजॉय किया करता था। और ये नृत्य करने वाली क्षेत्र के अंदर में एक जगह है नागकुंड, जहाँ के जल लेकर के तुलजा भवानी माता के अभिषेक होती है। हम आप लोग वहाँ पर जाकर के देखें। और ये आगे हम चल रहे हैं आगे, और आगे भी यही देखिए पुराना है। ये स्कूल के बच्चे वगैरह कुछ आए हुए हैं यहाँ पे, जो स्कूल ट्रिप आया हुआ है।
और चलते आगे। और ये देखिए आगे एक बहुत बड़ा तालाब है, इसके इतिहास के बारे में गाइड साहब से पूछते हैं। देखिए साहब बहुत पुराना है, ये देखिए। और यहाँ पर ये क्षेत्र जो आप लोग देख रहे हैं इसको नाग कुंड बोलते हैं। 2015 के बहुत बड़ी भूकंप से ये भी पूरे क्रैक आ गई और वाटर का लेवल नीचे चला गया। वाटर का लेवल बहुत ऊपर तक हुआ करता था। और वो सामने में जो बड़ी वाली मंदिर देख रहे हैं, बड़ी ऊंची सी बड़ी वाली मंदिर देख रहे हैं, वही तुलजा भवानी माता की मंदिर है। तुलजा भवानी माता मेरा और उनके परिवार के साई देवी भी हैं, इसीलिए वो तुलजा भवानी माता के मंदिर साल में एक ही बार खुलता है कि नवमी के दिन। और उसके बाद कुमारी माता का सिलेक्शन भी वही मंदिर की है। और यहाँ पर ये मंदिर जो देख रहे हैं ये कृष्ण जी भगवान के मंदिर हैं, हम लोग जगन्नाथ मंदिर बोलते हैं। मंदिर के अंदर में कृष्णा, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति है। कृष्ण भगवान प्यार के भी देवता हो गए, इसीलिए हर दिन प्यार करने वाले लोग इस मंदिर में आकर के बैठते हैं, गपशप करते हैं। और वो दरवाजे में जो आप लोग देख रहे हैं वो लिखी हुई, वो सभी वाले लोगों ने अपने नाम लिखी हुई है, वो लोग मंदिर में हैं। और इस तरह ये कृष्ण जी भगवान के जगन्नाथ मंदिर कामासूत्रा मंदिर के नाम से भी प्रख्यात हैं, जैसे कि आप के यहाँ खजुराहो में हैं। तो इस मंदिर के ऊपर हर टुंडाल के नीचे में कामासूत्रा के काष्ठकला नजर आएंगी, इसीलिए हम सूत्रा मंदिर भी बोलते हैं। तो अभी हम चलते हुए दरबार स्क्वायर से आगे आ गए हैं और ये तुलजा भवानी माता जी का मंदिर है। ये देखिए आप मंदिर का बाहर का कुछ दृश्य है और ये भी मंदिर बंद है। और तो अभी हम आगे चलते हुए काल भैरव जी की मूर्ति के पास पहुंच चुके हैं और दिखाते हैं आपको मूर्ति काल भैरव जी की। ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, ये देखिए आप वीडियो में जैसे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि इस मूर्ति के पास बलि भी होती है और इस मूर्ति का क्या इतिहास है इसके बारे में हम अपने गाइड साहब से पूछेंगे। तो चलते हैं गाइड साहब के पास और इस मूर्ति के इतिहास के बारे में जानते हैं। और इस तरह ये बहुत बड़ी सी मूर्ति जो आप लोग देख रहे हैं, इस मूर्ति को हम लोग, इस भगवान को हम लोग काल भगवान बोलते हैं। काल भैरव जी भगवान भी शिव जी भगवान के दूसरे स्वरूप हैं। और जब शिव जी भगवान काल भैरव स्वरूप में प्रकट होते हैं तो न्याय और समय के देवता बनते हैं। पुराने ज़माने में न्याय के लिए कोई भी जगह नहीं था, जैसे कि हम आप लोगों के पास आज हैं। आप लोगों के पास आज पुलिस है, आर्मी है, कोर्ट है, वकील है। और उस ज़माने में कुछ भी वैसा नहीं होता था। और जब लोग झगड़ते थे, प्रॉब्लम होती थी, तो पुलिस लोग उस तरह के लोगों को काल भैरव जी भगवान के आगे में लाकर के कसम खिलवाते थे। और जब कसम खिलवाते थे और जो कोई भी काल भैरव जी भगवान के आगे में झूठा कसम खाता था वो मर जाया करता था, इस तरह था। तो इसीलिए काल भैरव स्वरूप को समय और न्याय के देवता बोलते हैं। और काल भैरव जी भगवान से संबंधित एक कहानी है पुराने ज़माने की। और कहानी इस तरह है कि एक बहुत ही लुच्चा चोर हुआ करता था। वो लोगों के सामान चुरा करके लोगों को दिक्कत दिया करता था। और एक टाइम में ये चोर काल भैरव जी भगवान न्याय के देवता को भी चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। और इस चालाकी को जान करके काल भैरव जी भगवान थोड़ी सी हंस रहे हैं। और ये चालाक चोर काल भैरव जी भगवान को भी चकमा देने की कोशिश कर रहा था। और इस चालाकी को जान करके काल भैरव जी भगवान हंस रहे हैं। तो कहानी इस तरह है कि एक बार पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद ये चोर को पुलिस लोग काल भैरव जी भगवान को भगवान के सामने में ला करके कसम खिलवाने के लिए रास्ते में लेके आ रहे थे। तो ये चोर पुलिसों से बोलता है कि मैं अपने घर जा कर के माता जी से मिलना चाहता हूँ। तो पुलिस लोगों ने उसको जाने को दिया। वो घर गया और माता जी से मिले। माता जी से कहने लगे कि माता जी मैं आज बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, यदि हो सके तो मैं आपका दूध पीना चाहता हूँ। तो माता जी ये चोर से बोलता है तुम बुढ़े हो गए हो क्या, अनाप शनाप बात कर रहे हो। तो ये चोर बोलता है कि सच्ची में मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। तो माता जी को प्यार आ जाता है, दूध पीने को दे दिया जाता है। और ये चोर वापस पुलिस को आता है। पुलिस लोग ये चोर को यहाँ पर ला करके कसम खिलवाने लगते हैं। तो ये चोर कैसे कसम खाता है कि कहता है हे काल भैरव जी भगवान, मैंने अपने माता जी के दूध पीने के बाद कुछ भी बुरा ना काम नहीं किया। दरअसल ये सही बात है। ये चालाकी पकड़ करके काल भैरव जी भगवान हंस रहे हैं, लेकिन वो चोर को पनिशमेंट मिल गई थी। आगे चलते हुए हम एक ऐसी लोकेशन में पहुंचे हैं,
एक ऐसे मंदिर में पहुँचे हैं जो कि नेपाल का सबसे पुराना मंदिर है और इस मंदिर के नाम पे ही नेपाल का नाम रखा गया था। और आपको दिखाते हैं इस मंदिर का और अपने गाइड साहब से इस मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। और ये भी सुनने में आया है कि इस मंदिर में एक बहुत ही पुराना जो गाना है देवानंद जी का दम मारो दम, उसकी भी शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो दिखाते हैं आपको ये मंदिर और इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। और इस तरफ ये जो मंदिर देख रहे हैं ये पूरे काठमांडू दरबार स्क्वायर की सबसे पुरानी मंदिर है। 7वीं सदी में बनी हुई, एक ही पेड़ की लकड़ी से बनी हुई। और ये मंदिर के नाम से ही पूरे काठमांडू उपत्यका के नाम काठमांडू रह गया था। इस मंदिर को हम लोग काष्ठ मंडप बोलते हैं। काष्ठ मंडप नाम बाद में जाकर के काठमांडू बन गई, जिसका मतलब होता है कि लकड़ी का शहर। और दूसरे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए, इसी काष्ठ मंडप मंदिर के अंदर में देवानंद जी के हरे रामा हरे कृष्णा मूवी के दम मारो दम वाली गाना फिल्माया गया। तो देखिए ये मंदिर है जो सबसे पुराना नेपाल का मंदिर है काठमांडू का, इसी के नाम पे रखा गया था जैसे हमारे गाइड साहब ने बताया। और इसी में ही दम मारो दम जो गाना है वो शूट हुआ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग दरबार स्क्वायर से। और ये बहुत ही मोस्ट विजिटेड प्लेस है जो नेपाल की, वो यही है दरबार स्क्वायर। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट विदेशी और सभी पर्यटक यहीं पे आते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग दरबार स्क्वायर से। तो मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। तो अगर आपने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो अब आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।